वाले हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के बारे में। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होते हैं, इसके क्या क्या रोल है इकोनॉमी में, ये सारे टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। As we know that public sector includes all those activities and functions including the services which are performed and controlled are regulated are owned by the government। यानी गवर्नमेंट जितने भी हम लोग को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जितने भी वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है हम लोगों को प्रोडक्शन से रिलेटेड या सर्विसेज से रिलेटेड, वो सब कुछ आएगा हमारा पब्लिक सेक्टर के अंदर में। सो द सेक्टर आर इंटरप्राइजेज दैट आर ओन्ड आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज अ पब्लिक सेक्टर। जितने भी सेक्टर है, जितने भी इंटरप्राइजेज हैं जो कि गवर्नमेंट ओन करती है और कंट्रोल करती है, उसको हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की ओनरशिप में स्टेट गवर्नमेंट की ओनरशिप भी आएगी और यूनियन गवर्नमेंट की ओनरशिप भी आएगी। यानी सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट की जितनी ओनरशिप है, जो उतना भी फंक्शन या एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, जितने इंटरप्राइजेस गवर्नमेंट रन करती है, वो सारे इंटरप्राइजेस प्लस जितने स्टेट गवर्नमेंट के इंटरप्राइजेस हैं, वो सब जो है आपकी पब्लिक सेक्टर के अंदर आएंगे। हियर अ कंपनी कैन बी पार्शियली आर completely managed by the central or state government and participated in the economic activity of a nation। यानी कि ये जो कंपनीज की ओनरशिप होगी, कोई ज़रूरी नहीं कि कंप्लीट ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के ही हाथ में हो, वो पार्शियली भी हो सकती है और कम्प्लीटली भी हो सकती है। सो वी कैन से दैट if a company in which union government or state government has its ownership of share approximately 51% or more is known as a public sector enterprises or company। उसके बाद से हम आते हैं currently there are just 3 sector left reserved only for the government। यानी कि अभी जो है करंट सिचुएशन में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्टर ऐसे हैं जिसपे कि गवर्नमेंट की ओनरशिप है, यानी कंप्लीट ओनरशिप गवर्नमेंट की है। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता। उसमें हमारा पहला है रेलवे, सेकंड वन इज एटॉमिक एनर्जी एंड लास्ट वन इज एक्सप्लोसिव मटेरियल। यानी ये जो 3 सेक्टर्स हैं, इन 3 सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी प्रोडक्शन है या सर्विसेज प्रोवाइड करने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ गवर्नमेंट देखती है। प्राइवेट सेक्टर आर प्लेयर्स आर नॉट अलाउड टू ऑपरेट इन दीज 3 सेक्टर। यानी इन 3 सेक्टर में प्राइवेट जितने भी प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट जितनी सेक्टर से प्राइवेट जितने इंटरप्राइजेज हैं, वो जो है इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। दे आर कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज। यानी कि ये जो पब्लिक सेक्टर के जितने भी इंटरप्राइजेज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, वो सारी कंपनीज रन करती हैं किस डिपार्टमेंट के अंदर? वो सारी कंपनीज आएंगी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज। ये जो पूरा डिपार्टमेंट, ये पूरा मिनिस्ट्री जो है, इस मिनिस्ट्री के अंदर वो सारी कंपनीज जो हैं उनका वो ऑपरेशन आता है। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। यानी जो पब्लिक सेक्टर के जितने भी इंटरप्राइजेज हैं वो क्या मेजर रोल परफॉर्म करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट में? तो इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले देखते हैं हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि जितनी भी सेविंग है उनको कलेक्ट करना और उनको वापस से इन्वेस्ट करना। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन का। सो द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन कलेक्टिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग देम ड्यूरिंग द प्लानिंग ईयर्स has been very important. During first and second 5-year plan, it was 54% to the total investment and which declined to the 24.6% in the 2010-11। मतलब कि जो पहले 5-year प्लान्स बनते थे, अभी तो फिलहाल नीति आयोग के आने के बाद से आपका 3-year एजेंडा एंड 7-year एजेंडा और 3-year प्लान्स जो है वो बनने लगे हैं। यानी अब 5-year प्लान का सिस्टम जो है वो खत्म हो गया। 5-year प्लानिंग जो है वो नहीं बनती है, 5-year प्लान्स नहीं बन रहे हैं। तो ये जितनी भी प्लान्स बनते थे गवर्नमेंट के और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को माइंड में रख के, उसमें कैपिटल फॉर्मेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट वो माइंड में रखा जाता था। यानी कि जो भी सेविंग होती है उनको कलेक्ट करना और फिर वापस से उनको इन्वेस्ट करना राइट जगह पे, जिससे कि वापस से अर्निंग हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है कैपिटल फॉर्मेशन की, वो पब्लिक सेक्टर के थ्रू गवर्नमेंट परफॉर्म करती थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का। नेक्स्ट हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इंडिया की जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। पब्लिक सेक्टर हैज क्रिएटेड मिलियंस ऑफ जॉब टू टैकल द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन पब्लिक सेक्टर ऑन March 2011 was 150 lakh approx. Public sector
has also contributed a lot towards the improvement of working and living condition in this country. So employment generation and work life is become better due to this public sector enterprises. So we can say that public sector enterprises perform a major role in tackle the unemployment problem and employment generation for futures also. उसके बाद से हमारा नेक्स्ट आता है जो इसमें बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि जो भी इंडिया में जो है रीजनल इम्बैलेंस, एक ये भी बहुत बड़ा इशू है रीजनल इम्बैलेंस, यानी कोई जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और कोई एरिया जो है वो बिल्कुल ही अंडर डेवलप्ड, बिल्कुल बैकवर्ड है। तो जो हमारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होते हैं वो मोस्टली ऐसी जगह पे लोकेटेड होते हैं जो कि बैकवर्ड एरिया है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैव लोकेटेड देयर प्लांट्स इन बैकवर्ड पार्ट्स ऑफ कंट्री। These area has a lack of basic industrial and civil facilities like in electricity, water supply, township and manpower. So the public enterprises have developed these facility in these areas and bringing about complete transformation in the social and economic life of these area are people living in these regions. एग्जाम्पल की बात करें तो स्टील प्लांट ऑफ भिलाई एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा जो कि छत्तीसगढ़ में है, यानी छत्तीसगढ़ में एरिया है भिलाई, वहाँ पे गवर्नमेंट का एक स्टील प्लांट है। और आज की बात करें तो भिलाई को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी उस पूरे एरिया को डेवलप करने में उस स्टील प्लांट का, उस पब्लिक सेक्टर यूनिट का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल है। तो इस तरह से जो है ये रीजनल इम्बैलेंस की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में, उसको जो है इम्प्रूव करने में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल ट्रेजरी। इसमें क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग है, जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट है, वो गवर्नमेंट के इनकम का भी एक बहुत ही अच्छा जो है वो सोर्स होते हैं थ्रू द पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। फिर उसके बाद से ग्रॉस इंटरनल रिसोर्सेज जनरेशन, लाइक जो इनकी अपनी इनकम होती है वो भी गवर्नमेंट एंटिटी है तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट की ही इनकम है, उसका भी यूज़ गवर्नमेंट करती है। तो इस तरह से जो है ये गवर्नमेंट के इनकम का भी जो है नेशनल ट्रेजरी में जो है ये अच्छा एक रिसोर्स जो है इनकम का जो है गवर्नमेंट के लिए ये बन जाता है। हमारा जो है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। जितनी भी हमारी जो गवर्नमेंट यूनिट्स होती हैं, जो भी हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, वो एक्सपोर्ट प्रमोशन का काम करती हैं, साथ ही साथ जो है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का भी एक अच्छा सोर्स होती है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट जो है वो बनाती हैं उसके थ्रू जो है अगर वो एक्सपोर्ट होता है वो प्रोडक्ट, तो उसके थ्रू जो है फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग भी होती है गवर्नमेंट को। उसके बाद आता है हमारा प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितनी भी हमारी ये public sector enterprises होती हैं, they are engaged in high technology and heavy industries, so they have undertaken research and development program in their units। यानी कि जो भी यूनिट्स होती हैं, चूँकि ये बहुत ही बड़े स्केल पे वर्क कर रही होती हैं, प्लस इनके पास अच्छी इनकम होती है, प्लस गवर्नमेंट सपोर्ट भी होता है, तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वर्क जो है वो परफॉर्म करती हैं और उसके नए जो है टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की भी कोशिश करती हैं। साथ ही साथ है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट का, क्योंकि पहले क्या होता था कि हमें जो भी चीज़ें चाहिए होती थी उसके लिए हम अगर वो अपनी कंट्री में बन नहीं रही है तो हम उसे इम्पोर्ट करते थे। सो सम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज वर स्टार्टेड स्पेशली टू प्रोड्यूस गुड्स विच आर फॉर्मली इम्पोर्टेड एंड दस टू सेव द फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि जो चीज़ें हम पहले एक्सपोर्ट करते थे, जो चीज़ें हम पहले इम्पोर्ट करते थे बाहर की कंट्रीज से, उन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में ही स्टार्ट की गई थ्रू पब्लिक सेक्टर यूनिट। लाइक एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं ओएनजीसी को, तो वो जो है वो नेचुरल गैसेस और इन सारी चीज़ों को वो नेचुरल गैसेस और ऑयल्स को वो प्रोड्यूस करता है। ये चीज़ें पहले हम क्या करते थे, फॉरेन से इंपोर्ट करते थे, अभी भी इंपोर्ट करते हैं क्योंकि उतना पूरा प्रोडक्शन तो इंडिया में नहीं होता, बट हाँ काफ़ी हद तक हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम टोटली जो है वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पर ही डिपेंड है, हमारे पास अपने यहाँ के भी अपना भी जो है वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो ये चीज़ हो जाती है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो चीज़ हम पहले टोटली इंपोर्ट करते थे उसका जो सब्स्टिट्यूट जो है वो हमें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है वो प्रोवाइड कर देती हैं। तो ये कुछ मेजर रोल हैं जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स परफॉर्म करती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री।
उसके बाद आते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसको कि पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो फेस करती है ड्यूरिंग देयर वर्किंग, यानी जो भी वो वर्क कर रही हैं, जिस भी इन्वायरमेंट में वो वर्क परफॉर्म कर रही है, उसमें वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो उनको फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है हमारा पुअर पॉलिसी मेकिंग एंड इट्स एग्जीक्यूशन। जो पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न पे चला आता है, और पॉलिसी में जो है हमेशा चूँकि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो करंट सिनारियो में वर्क करती है, और ये जो हमारा वर्किंग सिचुएशन होता है वो कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ को भी उसे अपडेट करने की ज़रूरत होती है। बट ये चीज़ जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिट्स में पॉसिबल नहीं होता उतना जल्दी। तो यहाँ क्या है, जो पॉलिसी मेकिंग है उसका एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत ही जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता, यानी कि जो करंट सिनारियो होता है उसके अकॉर्डिंग अपडेट जो है वो नहीं होता पॉलिसी। तो यह एक प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद आता है ओवर स्टाफिंग। यह भी एक बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत है उसकी जगह पे 5 लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे 5 की ज़रूरत है वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, यानी जितने की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लोग जब कोई जगह पे कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, तो वो चीज़ होता है जो उस सिचुएशन को हम ओवर स्टाफिंग कहते हैं। ओवर स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे किसी एक की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे कोई दो इंसान काम कर रहा है, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा के रेशियो में अगर वहाँ पे जो है पर्सन एम्प्लॉयड किए गए हैं, पर्सन की वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, तो वो हमारा जो सिचुएशन होगा उसको हम ओवर स्टाफिंग बोलेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम आती है पब्लिक सेक्टर यूनिट में। उसके बाद आता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता, तो यहाँ पे क्या है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है यहाँ के लिए, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता। उसके बाद आता है हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे हैवी जो है इंडस्ट्रियल वर्क होते हैं और मशीनरी वगैरह प्लांट होती है, तो ऐसे में जो इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है ओवर स्टाफिंग के थ्रू भी, और भी जो भी मटेरियल वेस्टेज वगैरह जो होता है, इन सब की वजह से ओवरऑल जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो बहुत हाई हो जाता है ऐसी यूनिट्स का। तो यह एक इशू होता है। उसके बाद से आता है हमारा नेक्स्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो भी पर्सन यहाँ वर्क करते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, उनके लिए क्या होता है कि एक तो जॉब सिक्योरिटी होती है, प्लस उनको पता होता है कि उन्हें जो भी टास्क मिल गया उन्हें वही टास्क जो है लाइफ टाइम परफॉर्म करना होता है। तो ऐसे में क्या होता है होता है कि उनके अंदर मोटिवेशन और जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो एक होनी चाहिए उन लोगों को, होना चाहिए उन लोगों के अंदर, वो चीज़ जो है वो एक कहीं ना कहीं जो है वो कम होता है। यानी उन्हें पता होता है कि वो जैसे तैसे अपना टास्क परफॉर्म करेंगे, उन्हें कोई फियर तो होता नहीं है कि उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा या ऐसा कुछ, उनका वेज कट होगा, मतलब उनकी सैलरी कट होगी, ऐसा कुछ। तो इस वजह से क्या होता है, वो उनके पास ना तो कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन होता है कि उन्हें कोई एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, या अगर वो सही से काम करते हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रमोशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ। ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे बहुत कम होती हैं, यानी वहाँ प्रमोशन का भी फिक्स पैटर्न होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में। तो इस वजह से जो है वहाँ पे लैक ऑफ मोटिवेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जो एक सिचुएशन होता है वो भी देखने को मिलता है। उसके बाद आता है लैक ऑफ प्रॉपर प्राइस पॉलिसी। यह भी एक सिचुएशन है जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो फेस करती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है वो एक तरीके से यहाँ पे सोशल वेलफेयर फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी ओवर प्राइसिंग नहीं की जाती है। जितनी कॉस्ट होती है, कोशिश होती है कि जस्ट जितनी कॉस्ट है उतनी ही प्राइस रखी जाए, या उससे थोड़ी बहुत ही प्राइस ऊपर रखी जाए। मतलब एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट ऐड करना होता है, प्रॉफिट मार्जिन जो ऐड करना होता है, वो बहुत ही कम रखा जाता है इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में। तो यह एक इशू होता है कि यहाँ पे जो प्रॉपर प्राइस पॉलिसी है वो नहीं बनाई जाती है, तो इसलिए यह भी एक प्रॉब्लम है पब्लिक सेक्टर यूनिट की। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी वो कौन कौन सी सजेशन है या वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर इम्प्रूव कर दिया जाए तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का वो जो है बेटर हो जाएगा। तो सबसे पहला है ट्रेंड एंड स्किलफुल पर्सनल, यानी कि जो पर्सनस वहाँ पे जो भी वर्कर है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, अगर उनको उनकी प्रॉपर जो है ट्रेनिंग की जाए और उनको और स्किलफुल लोगों को अपॉइंट किया जाए, या जिसकी राइट पर्सन को राइट जॉब पे अपॉइंट किया जाए, इन सब चीज़ों को अगर मैनेज किया जाए
तो जो है इनकी परफॉर्मेंस को बेटर किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक enterprises be based purely on economic and social welfare consideration rather than political pressure, यानी कि जो इनकी ट्रेनिंग हो और इनकी जो भी अपॉइंटमेंट हो या जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाए वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जो है सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को माइंड में रख के किया जाए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से रिलेटेड। यानी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ बने, जब जहाँ भी इनको इस्टेब्लिश किया जाए, जिस भी एरिया में, जिस भी सेक्टर में, तो ये सारी चीज़ें जो है टोटली जो है इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर कंसिडरेशन को माइंड में रख के किया जाए, ना कि पॉलिटिकल प्रेशर में। क्योंकि कई बार क्या होता है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश करते वक्त उसे किस जगह पे इस्टेब्लिश किया जाए या उनका स्केल क्या होगा, वो किस तरह के प्रोडक्शन एक्टिविटी करेंगे, या कौन कौन उसमें तरह की पॉलिसी बनाई जाएगी, किस तरह से पॉलिसी बनाई जाएगी, ये सारी चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर में जो है डिसाइड किया जाता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि वो पॉलिसी जो है प्रॉपर बनती नहीं है और फिर वो जो यूनिट होता है वो सस्टेन नहीं करता। उसके बाद आता है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होल्डिंग इन द डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि जितनी भी शेयर है उसमें से कुछ पार्ट ऑफ शेयर को जो है आप सेल आउट कर देते हो, तो वो आपका डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। यानी गवर्नमेंट का जो ओवरऑल जितना शेयर है उसका कुछ पार्ट अगर शेयर जो है वो सेल कर दे गवर्नमेंट, तो वो एक्टिविटी जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट बोली जाएगी उसको। फिर उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होल्डिंग, यानी अगर कोई गवर्नमेंट होल्डिंग है जो कि सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसको मार्केट डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए, उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है, या उसके वर्कलोड को कम करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट जो है एक पॉलिसी है जिसको कि गवर्नमेंट को अपनाना चाहिए। सिक्स पब्लिक सेक्टर यूनिट शुड बी मर्ज टुगेदर, यानी कि अगर कोई दो यूनिट्स हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट और दोनों की दोनों जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं, दोनों लॉस में जा रही हैं या उन्हें कुछ इकोनॉमिकली वो सही तरीके से वाइबल प्रोजेक्ट नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उनको मर्ज कर देना चाहिए। मर्ज कर देने से क्या होगा कि दोनों की जितने भी एसेट्स होंगे वो एक साथ हो जाएंगे, फिर दोनों की लाइबिलिटीज़ को एक साथ कर दिया जाएगा और इस तरीके से उनका जो है एक साथ उनको रिस्ट्रक्चर करके लॉस जो भी हो रहा था उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो यह है कि अगर कोई यूनिट जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, लॉस में जा रही है, तो बेहतर है कि आप यूनिट्स को मर्ज कर दिया जाए, तो इससे भी जो है परफॉर्मेंस को बेटर किया जा सकता है। तो ये जो है कुछ सजेशंस हैं जिसके थ्रू जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट की परफॉर्मेंस को बेटर किया जा सकता है। तो आज आपका कंप्लीट होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट क्या है, इसके क्या रोल है और ये किस तरह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कि ये यूनिट फेस करती है, साथ ही साथ वो कौन कौन से सजेशंस है जिसके थ्रू इनको बेटर किया जा सकता है।